सो क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सपोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सडनली चेंजेस एंड बिकम्स एन इनवर्स क्यूब लॉ। तो वी नो दैट कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या होता है? तो हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है दैट विच इज एक्चुअली दिस एफ, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा फोर्स है वो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ना होके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। क्यूब लॉ बन गया ये। तो ये स्क्वायर लॉ था और यहां पर क्या बन गया? इनवर्स क्यूब लॉ बन गया, राइट। तो ये थोड़ा सा इसमें इन लोगों ने क्या किया है? चेंजेस किया है। अब आगे देखो क्या है। बट यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? बट स्टिल रिमेनिंग अ सेंट्रल फोर्स। ये वापस क्या बना है? सेंट्रल फोर्स। अब उसके बाद कुछ ऑप्शन में दिया, बोला है कि कैपलर्स लॉ ऑफ एरिया स्टिल होल्ड्स, कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड स्टिल होल्ड्स, देन कैपलर्स लॉ ऑफ एरिया एंड पीरियड स्टिल होल्ड्स, देन लास्ट में बोला नीदर द लॉ ऑफ एरिया नॉर द लॉ ऑफ पीरियड स्टिल होल्ड्स। तो ये जो सोल्यूशन होने वाला है ये काफी लेंदी होने वाला है, क्योंकि मैं ये सोल्यूशन जो बना रहा हूं ये सोच के बना रहा हूं कि आपने कैपलर्स के जो लॉज है वो बहुत डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं, नॉर्मली ऊपर ऊपर से स्टडी किया है, बस डेफिनेशंस पढ़ा है, स्टेटमेंट्स पढ़ा है और इसी स्टेटमेंट्स को लर्न कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें वर्ड क्या यूज किया है? सेंट्रल फोर्स। तो सबसे पहले यहां पर हम सीखेंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। क्या सीखेंगे हम? सेंट्रल फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहां सीखेंगे सेंट्रल फोर्स के बारे में। सेंट्रल फोर्स, ओके। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अलोंग द सेंटर लगता है। कहां लगता है? अलोंग द, एक्ट्स अलोंग द सेंटर। कैसे एक्ट करेगा? सो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द सेंटर। ये सेंटर के अलोंग फोर्स लगता है, ठीक है ना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी सेंट्रल फोर्स है तो उस पे जो टॉर्क एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा? टॉर्क। वो जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। दिस टॉर्क इज टॉर्क। जो टॉर्क है वो क्या होता है? जीरो। अब मुझसे ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर व्हाई द टॉर्क इज जीरो। तो इसका भी सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि टॉर्क जो है वो जीरो क्यों है। तो मैंने क्या बताया कि ये सेंट्रल फोर्स है, तो इसका मतलब है जो फोर्स एक्ट करेगा, दिस फोर्स एफ, लेट्स सी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और इसका डायरेक्शन किधर होगा? रेडियस की तरफ होगा। लेट्स से दिस इज आर कैप, ओके। जैसे कि एक ऐसे अज्यूम कर लेते हैं एज एन अजम्पशन, लेट्स से कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ऐसा अजम्पशन लेता हूं मैं कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट। और इसका सेंटर हमको पता है, ये सेंटर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है एम जिसपे फोर्स लग रहा है, सेंट्रल फोर्स। तो लेट्स से कि ये जो सेंट्रल फोर्स है, राइट, तो एफ इज अ सेंट्रल फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? आर कैप के इक्वल होगा। एफ बार इज इक्वल टू एफ आर कैप हो गया, मतलब डायरेक्शन जो वो अलोंग दी क्या है? रेडियस है, आर बार। आर बार इज अ रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर। तो इट इज आर बार क्रॉस होता है द फोर्स वेक्टर एफ आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड अगर लूं तो ये क्या हो जाएगा? तो दिस इज आर बार, राइट, एज इट इज मैं लिख रहा हूं, एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ आर कैप। तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर कैप। जस्ट एफ को बाहर निकालो, एफ तो कांस्टेंट है, राइट। तो ये हो जाएगा आर बार क्रॉस विथ आर कैप। अब यहां पर देखोगे तो आर बार का जो डायरेक्शन है और आर कैप का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए एंगल बिटवीन आर बार एंड आर कैप कितना होगा? आर कैप विल बी जीरो। कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा?
जीरो, बराबर। और हमको तो इसीलिए हम थीटा की वैल्यू जीरो लिख देंगे, और हमको पता है कि साइन थीटा दैट इज साइन 0 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है, बराबर। सो ये कितना हो गया, जीरो। अभी हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट, लेट से एक वेक्टर है ए बार और एक वेक्टर है दूसरा बी बार, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। और यहां पर राइट ये प्रॉपर्टी है, तो यहां से हमको टॉर्क मिल जाएगा, राइट। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट द टॉर्क इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है, एफ इंटू आर बार क्रॉस आर कैप, तो वी कैन राइट दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इंटू क्या है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब हमको पता है कि ये हो जाएगा एफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज जस्ट आर, रेडियस है वो, और आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, क्योंकि जो आर कैप है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि कहां पर फोर्स का डायरेक्शन है। और साइन 0 कितना होता है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको एक सेंट्रल फोर्स दिया है, ओके अगर आपको क्या दिया है, सेंट्रल फोर्स, तो जो टॉर्क एक्ट करेगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई भी सेंट्रल फोर्स है तो जो टॉर्क है वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, अगर सेंट्रल फोर्स है तो टॉर्क कितना होगा, 0। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां से हमको समझा कि टॉर्क क्या है, 0 है। ओके, गॉट इट, ओके दैट्स गुड, वेरी नाइस। तो टॉर्क 0 मिल गया। अब क्वेश्चन ये, सर टॉर्क क्यों जरूरी है यहाँ पर, हम आपने टॉर्क के बारे में क्यों बताए, तो अभी हम आगे चल के थोड़ा सीखने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि टॉर्क 0 है, ठीक है। बट होप कि यहां तक आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आ गया है। तो टॉर्क 0 हो गया, राइट। अब ये जो टॉर्क 0 है तो क्या इससे हमको कुछ मिल सकता है, यस मिल सकता है बच्चा। जो टॉर्क अगर 0 है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क होता है आर बार क्रॉस एफ बार, इतना हमको समझ में आ गया, बराबर। जो टॉर्क है वो क्या है, आर बार इन, तो मैग्नीट्यूड ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये है आर इंटू फोर्स, करेक्ट, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है, 0, राइट। टॉर्क 0 है, राइट, सॉरी हाँ, टॉर्क क्या है, 0। यहां तक क्लियर, फाइन। तो टॉर्क तो 0 मिल गया, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क होता है आर इंटू एफ विच इज इक्वल टू 0। तो कहना इसे आर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब सर एफ भी 0 होगा। अच्छा सर एफ क्या होता है, तो एफ होता है, या फिर एक काम करो, जस्ट वेट, सॉरी आर को एज इट इज रहने दो, इसको 0 मत करो, ऐसे ही लिख लो। आर को मैं कैरी करता हूं, व्हाट इज फोर्स, फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमको पता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो ये हो गया हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ, और ये आर कांस्टेंट है तो इसको मैं डेरिवेटिव के अंदर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आर इंटू पी इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ, व्हाट इज आर इंटू पी, तो आर है डिस्टेंस और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। पी क्या है बेटा, पी है लीनियर मोमेंटम, तो पी क्या है, पी है लीनियर मोमेंटम, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो पी हमारा जो है वो एक लीनियर मोमेंटम है, राइट। तो अगर लीनियर मोमेंटम है तो आर इंटू डिस्टेंस इंटू जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, यस वो होता है एंगुलर मोमेंटम एल, वो होता है एंगुलर मोमेंटम एल। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम क्या मिल गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम वो 0 आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, 0। तो डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0। अब हमने पढ़ा है ना, अब हमने पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, समझ में आया। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0, राइट, क्या होता है, 0। तो इसका मतलब यहां पर L का डेरिवेटिव 0 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब जो L है वो क्या है, दैट इज L मींस एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, यहां से एक और चीज समझने को हमको मिली कि अगर सेंट्रल फोर्स है,
अगर सेंट्रल फोर्स है तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एल कांस्टेंट, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। क्या होगा? कंजर्व। ओके, सो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये माइंड में बिठा लो। क्या चीजें हमने देखा? एक पहला चीज हमने देखा कि अगर सेंट्रल फोर्स है तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। अब हमने दूसरा क्या देखा? अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो तीसरा हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो वो कंजर्व होगा। तो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब आता हूं मैं कैपलर के सेकेंड लॉ पे, कैपलर्स के सेकेंड लॉ पे। ठीक है, तो कैपलर का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? कैपलर्स सेकेंड लॉ, तो कैपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एक सो कैपलर सेकेंड लॉ बोलता है कि द इमेजिनरी लाइन, the imaginary line joining a planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो समझते हैं कि थोड़ा ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, जरा स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो चलो यहां पर समझ लो कि मैंने एक ऑर्बिट ले लिया, ऐसा ही रैंडम एक ऑर्बिट ले लिया जिसमें क्या कर रहा है, हमारे पास एक सन है। यहां पर हम समझ लेते कि ये सन है यहां पर, और यहां पर हमारे पास एक प्लैनेट है जो कि क्या कर रहा है, इसमें ऑर्बिट कर रहा है, जो कि घूम रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि इनिशियली ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और ये ट्रेवल करके यहां तक गया। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ओके, तो इसने क्या किया, कुछ एरिया कवर किया। लेट्स से कि जो एरिया कवर किया वो A1 है और ये जो टाइम है वो कितना है, T1। T1 टाइम में A1 एरिया इसने कवर किया। वैसे लेट्स से कि अब ये जो प्लैनेट है वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, C पोजीशन, और यहां से आ गया D पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, सो ये जो एरिया कवर कर रहा है यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, लेट्स से कि ये जो एरिया है वो A2 है और इसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, T2 लगा है। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि इट कवर्स इक्वल एरिया, ओके, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहां से यहां तक का ये जो एरिया है और ये एरिया वो सेम होगा। मतलब समझ लो कि यहां से यहां जाने में इसको 3 डेज अगर लगते हैं तो यही सेम एरिया कवर करने के लिए इसको 3 डेज ही लगेंगे। ये सेम एरिया कवर करने के लिए कितना लगेगा, 3 डेज। मतलब मैथमेटिकली ये कैपलर सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट जो टाइम t है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है। सो होप कि आपको थोड़ा बहुत अब ये जो कैपलर सेकेंड लॉ है ये थोड़ा समझा डिटेल में, राइट। अब इसी को हम थोड़ा और एलोबरेट करेंगे। अब ये है सर कि ये जो है ना ये कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट क्या है, किसके इक्वल है ये कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे कांस्टेंट क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये एंगल बन रहा है थीटा, राइट। और ये एक पर्टिकुलर, अगर मैं एरिया देखूं तो ये एरिया कोई फिक्स शेप का नहीं है। तो फिक्स शेप का नहीं है एरिया, तो इसको कैलकुलेट करना मेरे लिए अभी पॉसिबल
नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, जरा अपना दिमाग यूज करूंगा और मैं क्या करूंगा, इस एंगल को बहुत स्मॉल करूंगा। जो थीटा एंगल दिख रहा है आपको, जो थीटा एंगल है इसको बहुत स्मॉल करूंगा। तो यही सेम मैं एरिया लूंगा, जस्ट सेम चीजें लूंगा। जस्ट ध्यान में रखना है क्या कर रहा हूं मैं, ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स सी ये प्लैनेट इनिशियली कहां पर है, यहां पर ए पे, राइट। तो क्या कर रहा हूं मैं, ये एंगल इतना स्मॉल ले रहा हूं, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, डी थीटा, इन सच अ वे कि जो लेंथ, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये प्लैनेट यहां से यहां जा रहा है, जैसा बोले प्लैनेट यहां पर है, राइट। और मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लैनेट को ऐसे लेके जा रहा हूं, इतना जूम करूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा, इतना कम डिस्टेंस, लेट्स से ये स्मॉल डिस्टेंस दिस, तो दिस यहां से प्लैनेट गया और यहां पर पहुंच गया इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, बहुत ही कम टाइम है, इंस्टेंटेनियसली। समझ में, जो टी है वो टेंस टू क्या होगा, 0। इतना स्मॉल टाइम का इंटरवल में लूंगा जो प्लैनेट यहां से यहां तक मूव करेगा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो इतना स्मॉल होगा सच दैट कि जो ये डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस कवर किया वो ds कवर किया, ठीक है। और यहां पर ये जो डिस्टेंस r है और ये r क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, अगर एंगल स्मॉल हो जाता है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे दोनों। तो दोनों के डिस्टेंस को मैंने क्या लिया, r लिया। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, यस बेस क्या है r, और हाइट क्या है ds। अब ds क्या होगा, तो ds एक डिस्प्लेसमेंट है, और हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई dt, राइट। क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये मूव तो कर रहा होगा ना किसी वेलोसिटी के साथ, राइट। तो वो हमने क्या लिया v, तो यहां से हमको मिल गया 1/2 टाइम्स r। तो ds क्या हो जाएगा, तो ds हो जाएगा v इंटू डी टी। अभी dt मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्मॉल एरिया है, सॉरी दिस इज स्मॉल एरिया, राइट, तभी तो ds कब होगा। तो ये हो गया da बाई डी टी, और ये कितना मिल गया हमको, तो इट इज 1/2 आर वी मिल गया, राइट। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, जस्ट ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं, मास से मल्टीप्लाइड और मास से डिवाइड, मास से मल्टीप्लाई का मास से क्या डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या है आर इंटू वे, तो मैं इसको वी आर लिख रहा हूँ। सो यहां से हमारे पास आ गया डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू, सो हाफ इंटू एम वी आर। तो व्हाट इज एम वी आर, यस अभी तो हमने देखा एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एल अपॉन क्या आ गया, एम आ गया, एल अपॉन एम, करेक्ट। तो हमको पता है कि डी ए बाई डी टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बराबर क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये 1/2 एल अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट। और हमको पता है मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो एल है, एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपलर्स जो सेकेंड लॉ हमने पढ़ा, जो कैपलर सेकेंड लॉ पढ़ा, इसमें हमारा जो क्वेश्चन मार्क था कि ये जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, तो कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल है, L/2m के इक्वल है। और यहां पर हमको एक दूसरी चीज सीखने को मिली कि जो कैपलर सेकेंड लॉ है वो एक्चुअली क्या है, इट इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, इट इज ए कंसीक्वेंस, is a consequence of angular conservation of angular momentum, consequence of conservation of angular momentum। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो समझा यहाँ पर, तो ये चीजें था यहाँ पर, राइट। एंड ये डी ए बाई डी टी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी, क्योंकि टाइम से डिवाइडेड है इसलिए हम इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी,
ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सीखा भाई, तो इतना चीजें सब कुछ देखो, सब कुछ एक साथ अगर मैं जोड़ू, सब कुछ अगर मैं एक साथ जोड़ू सब कुछ, तो पहले हमने देखा कि सेंट्रल फोर्स के बारे में, राइट। और सेंट्रल फोर्स से हमने ये देखा कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। देन टॉर्क जीरो होता है तो हमने ये समझा कि टॉर्क अगर जीरो होगा तो एल जो है वो कांस्टेंट होगा। एल क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। देन हमने ये देखा केपलर सेकंड लॉ, और केपलर सेकंड लॉ में देखा हमने डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा तो एल क्या होगा, कांस्टेंट, राइट। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि एल जो वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ जो केपलर सेकंड लॉ है किसका कंसिक्वेंस है, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, ओके दैट्स गुड। तो यहां पर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो इतना सारा रामायण होने के बाद अब हम वापस से क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या था, देखो, सॉरी या सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या था, सपोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन में ये था कि ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इसका मतलब केपलर्स एरियल लॉ क्या होगा, होल्ड करेगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ए ऑप्शन होगा। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारा ए जो है फर्स्ट ऑप्शन जो वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो बी ऑप्शन है, बी, वो क्यों रॉन्ग है। तो चलो देखते हैं क्यों रॉन्ग है, ठीक है। सो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। सो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड क्या है, सो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। ये क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, राइट, ये बोलता है, करेक्ट। चलो देखते हैं, बट यहां पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, आर क्यूब को, बराबर। तो इसीलिए जो फोर्स है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा, लेट्स से के अपॉन आर क्यूब। अब हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, बराबर। तो यहां से हमारे पास आ गया दिस के बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू एम इंटू आर, व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू आर, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड पाई स्क्वायर डिवाइड बाय आ गया t का स्क्वायर। अभी t स्क्वायर को एक साथ रखो और r को एक साथ रखो, तो ये t स्क्वायर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया m इंटू 4 पाई स्क्वायर, और एक के मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये जो है ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आर क्यूब डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आर इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर रेस टू द पावर 4। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, बराबर। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होने की वजह से यहां से हमको ये मिलता है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू द पावर 4 है। टेक क्यूब टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट टी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो प्लैनेट का, वो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट के क्या है, इक्वल है। बट यहाँ पर केपलर से थर्ड लॉ जो लॉ ऑफ पीरियड वो क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो दोनों आप देख सकते हो, दोनों क्या है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है, राइट। ये किससे मिला, क्यूब इनवर्स लॉ से, राइट, इनवर्स क्यूब लॉ, राइट। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमारा जो सोल्यूशन था वो काफी डिटेल में था। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन comment in the comment box and I will reply as soon as possible. Thank you so much everyone. Have a good day ahead.